हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट सप्लाई की वीडियो में हमने कवर किया था सप्लाई के फैक्टर्स, सप्लाई फंक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ सप्लाई। तो उसी सीरीज़ को हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हम सप्लाई में नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल वेरी सिंपल, एक तरह का टेबल है। अ टेबल विच शोज़ यू वेरियस क्वांटिटीज़ सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस। तो ये अलग अलग प्राइसेस पे हमारा जो सप्लायर है वो कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई करता है उसको कहते हैं हम सप्लाई शेड्यूल। और नॉर्मली सप्लाई के केस में प्राइस और क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। कहने का मतलब जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, क्योंकि थिंक लाइक अ प्रोड्यूसर, व्हेन यू सेल हाई क्वांटिटी एट हाई प्राइसेस यू विल गेट मोर प्रॉफिट। तो उसका टारगेट होता है कि जब प्राइसेस ज़्यादा हों तो हम ज़्यादा क्वांटिटी बेचें। तो फॉर एग्जांपल जब प्राइस 10 था तो एक सप्लायर ले लेते हैं, लेट सपोज ये है सप्लायर ए। इसकी क्वांटिटी थी, जो ये क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था दैट वाज लेट सपोज 100। नाउ व्हेन द प्राइस राइजेस टू 20 रुपीज़ वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता है 150। फिर और प्राइस बढ़ता है तो वो और सप्लाई करता है एंड सो ऑन। तो सिंपल रखने के लिए एक सप्लाई शेड्यूल है विच शोज़ यू वेरियस क्वांटिटीज सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस। अब अगर ये एक सप्लायर का लिया जाए तो ये कहलाएगा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो अगर मैं केवल एक सप्लायर का लूँ तो वो बन जाएगा इंडिविजुअल। लेकिन अगर मैं इसके साथ लाइक बी सप्लायर भी है, एक सी भी है, सबकी क्वांटिटी को अगर मैं ऐड कर दूँ तो वो बन जाएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। तो लेट सपोज बी जो है वो अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई करता है। तो बी की क्वांटिटी है 10 रुपीज़ का प्राइस होता है तो लेट सपोज वो 80 करता है, फिर और बढ़ा देता है, फिर और बढ़ा देता है। सिमिलरली एक सप्लायर है सी, वो 10 रुपीज़ पे लेट सपोज 120 क्वांटिटी सप्लाई करता है, उसके बाद वो फिर बढ़ा देता है, प्राइस बढ़ता है तो और बढ़ा देता है। अब ये बन गया इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल अगर हम खाली एक सप्लायर का दिखाएं। अब मैं तीनों की क्वांटिटीज़ को कंबाइन करके मार्केट की क्वांटिटी निकाल देता हूँ, देन दिस बिकम्स मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ओके, तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एक सप्लायर का दिखाता है, एक प्रोड्यूसर का दिखाता है, एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑल द प्रोड्यूसर्स इन द मार्केट उनका बताता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व कुछ नहीं है, इस शेड्यूल की ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर मैं इसे ग्राफ में प्लॉट कर देता हूँ विथ प्राइस एंड क्वांटिटी को मार्क करके, देन इट विल बिकम सप्लाई शेड्यूल। पहले मैं केवल ए सप्लायर का प्लॉट कर दूँ तो सप्लाई शेड्यूल कैसे बनेगा, वही हम नॉर्मल ग्राफ ले लेंगे। ज़ीरो एक्स एक्सिस पे हम लोग दिखाएंगे क्वांटिटी और ज़ीरो वाई एक्सिस पे वी विल शो प्राइस। सप्लाई कर्व में हमेशा ध्यान रखना है वो बनेगा लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड्स लाइक दिस, बिकॉज इसमें प्राइस और क्वांटिटी का डायरेक्ट रिलेशन है। कैन यू सी, प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लायर अपनी क्वांटिटी को भी इंक्रीज कर रहा है, सी दैट। इसी को जब आप रिवर्स में समझें, प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी कम हो रही है, तो ये हमारे पॉइंट्स मार्क हो जाते हैं। अब हम इनकी प्लॉटिंग करते हैं। लेट सपोज अगर मैंने ये कर्व प्रोड्यूसर ए का बनाया तो 10 20 30 प्राइस को मार्क कर लेते हैं 10 20 30, और क्वांटिटी ये बढ़ा रहा है। लेट सपोज ये हो गया 100, ये हो गया 150 और ये हो गया 180। सिंपल कंसेप्ट है, आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, ओनली द कंसेप्ट पार्ट। वी कैन सी प्राइस इज राइजिंग तो ही इज़ इंक्रीजिंग द सप्लाई। ये हो गया ए का। बिल्कुल इसी लॉजिक के हिसाब से आप अपने ग्राफ प्लॉट करके बी का भी बना सकते हो, यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे प्राइस दिखा के। इसी तरह से आप चाहो तो सी का भी बना सकते हो। तो ये लेट सपोज मैंने सी का बना दिया, वही ज़ीरो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वांटिटी प्राइस। तो इसका भी ग्राफ लगभग यूँ बन जाएगा, वही सेम डिमार्केशन। प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ओके, तो ये जो कर्व्स मैंने बनाए ये कहलाएंगे अब इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स, जो केवल एक सप्लायर की सप्लाई हमें बताते हैं कि वो अलग अलग प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है। तो सिंपल टर्म्स में बोझ इसको हम पढ़ें, what do you mean by supply curve? Supply curve is the graphical representation of supply schedule which shows various quantities supplied at different prices। ये हो गए prices, ये हो गए quantity। अब इसमें एक important क्वेश्चन और आता है, how will you derive market supply curve from individual supply curves?
सी हमने ए की क्वांटिटी के हिसाब से, बी की क्वांटिटी के हिसाब से, सी की क्वांटिटी के हिसाब से अलग अलग कर्व्स बना दिए, वो हो गए इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। अब मैं आपको बोलूँ कि इन सप्लाई कर्व्स को प्लस करके दिखा दो, तो कर्व्स को तो मैं प्लस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ इसके पीछे जो क्वांटिटीज़ यहाँ पे हमने लिखी हैं, इन क्वांटिटीज़ को हम क्लब करके मार्केट की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। और एक बार हमें मार्केट की क्वांटिटी डिफरेंट प्राइसेस पे मिल गई तो हम इसका सप्लाई कर्व अलग से बना सकते हैं। दिस इज़ हाउ यू कैन डिराइव अ मार्केट सप्लाई कर्व फ्रॉम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। तो मैंने क्या किया, जो हमारा टेबल था उसमें जो हमारी क्वांटिटी थी उन सबको मैंने प्लस कर दिया, तो ये मेरे प्राइसेस हो गए और ये मेरी क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी को हम लोग एक्सपैंड कर लेते हैं, 300, 400 एंड 520। तो ये आगे 10 रुपीज़ पे कितनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं सब लोग, 300। 20 पे कितनी कर रहे हैं, 400। और 30 पे कितनी कर रहे हैं, 520। तो ये जो कर्व निकल के आया मेरा, दिस विल बी नोन एज मार्केट सप्लाई कर्व। तो इस तरह से वी कैन डिराइव मार्केट सप्लाई कर्व विद द हेल्प ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व्स। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने लॉ ऑफ सप्लाई में, व्हेन द प्राइस राइजेस सप्लाई आल्सो राइजेस, व्हेन द प्राइस फॉल्स सप्लाई आल्सो फॉल्स, कॉमा अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि बाकी चीज़ों में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। बाकी चीज़ें वही, टेक्नोलॉजी, अदर फैक्टर्स, तो प्राइस के अलावा बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं वो आपको पता है वो अजम्पशंस बन जाते हैं और वो कहलाते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब जो क्वेश्चन आता है इसमें, वो क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट बिहाइंड लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट तो कर रहा है, आपको पता तो चल गया कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है। अब जो क्वेश्चन है वो है क्यों, क्यों बढ़ती है सप्लाई जब प्राइस बढ़ता है, यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई का रीज़न बताइए। यही क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, वाई डज द सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड। जो हमारा सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड दिशा में ही क्यों स्लोप करता है, ये इस तरह से जा रहा है। आपको याद है डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड आता है, सप्लाई कर्व लेफ्ट टू राइट अपवर्ड जाता है। यही क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द रीजंस फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, तो आइए अब इनके रीजंस देखते हैं। सबसे पहला और बड़ा बेसिक रीज़न वही है, हायर प्राइस हायर प्रॉफिट। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से अगर हम सोचें, जब किसी चीज़ के प्राइस ज़्यादा होंगे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी बेचने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे उस समय ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सो अ प्रोड्यूसर विल इंक्रीज द सप्लाई एट हायर प्राइसेस बिकॉज ही गेट्स मोर प्रॉफिट। तो प्राइस एक तरह से इंसेंटिव का काम करता है। तो हमने पढ़ लिया कि जब प्राइस हाई होगा तो सप्लाई भी हाई होगी, बिकॉज रीज़न है ही वॉन्ट्स टू अर्न हाइयर प्रॉफिट। नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है इसमें वो ये है, टू कवर मार्जिनल कॉस्ट। अब आप देखिए मार्जिनल कॉस्ट जो है ये अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, इसे हम लोग डिटेल में कहाँ पढ़ेंगे, कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी हमने उसको कवर नहीं किया है। बट टू कीप इट सिंपल मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि जब भी प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, तो उनकी मार्जिनल कॉस्ट भी जो है वो राइज़ करना स्टार्ट कर देती है। बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट का जो नेचर होता है वो यू शेप होता है, इस तरह से। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ती है, उसी नीचे क्वांटिटी है, जब जब क्वांटिटी बढ़ती है तो इनिशियली मार्जिनल कॉस्ट डाउनवर्ड उसमें जाती है मोड में, फिर वो एक मिनिमम पॉइंट बनाती है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने स्टार्ट कर देती है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। फिर से मैं कह रहा हूँ आपको, ये हम और डिटेल में कॉस्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप केवल कंसेप्ट ये ध्यान रखिए कि जब प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो एक पॉइंट के बाद उसकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो राइज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्रोड्यूसर ये कहता है कि ठीक है मैं क्वांटिटी बढ़ाने को तैयार हूँ, मैं अपनी सप्लाई बढ़ाने को तैयार हूँ, बट मेरी मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। तो इस इंक्रीज़ हुई हुई मार्जिनल कॉस्ट को कवर करने के लिए मुझे ज़्यादा प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोलें, बात घूम के वहीं पे आ जाती है कि प्रोड्यूसर क्या कहना चाहता है। वो कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो ही मैं सप्लाई बढ़ाऊंगा। क्यों बढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर वो सप्लाई को सेम प्राइस पे बढ़ाता रहेगा तो उधर से उसकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, तो उसका प्रॉफिट पोर्शन जो है वो कम हो जाएगा। सो टू कीप इट सिंपल, ही इज़ विलिंग टू सप्लाई मोर
only at a higher price because he has to cover the increase in his marginal cost. उसको अपनी एडिशनल कॉस्ट को कवर भी तो करना है, तभी वो सप्लाई को हाई प्राइस पे ही बढ़ाता है। तो ये क्या है, हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं कर रहा, वही तो है लॉ ऑफ सप्लाई, व्हेन द प्राइस विल राइज सप्लाई विल राइज। ओके, थर्ड और बड़ा सिंपल सा रीज़न है इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। देखिए, जब किसी चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं तो जो सप्लायर्स ऑलरेडी माल बेच रहे हैं उनका प्रॉफिट पोर्शन बढ़ जाता है। जब उनका एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट बढ़ जाता है तो उनको देख देख के क्या होता है, और सप्लायर्स मार्केट में एंटर हो जाते हैं, यानी कि और प्रोड्यूसर्स भी वही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ओवरऑल सप्लाई क्या होता है, ओवरऑल सप्लाई में इंक्रीज आ जाता है। तो कीपिंग इट सिंपल, व्हेन द प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस बिकॉज न्यू प्रोड्यूसर्स एंटर द मार्केट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब सप्लाई में एक ये आता है कि इसमें 3 तरह के टाइम पीरियड्स होते हैं, तो टाइम पीरियड और सप्लाई का रिलेशनशिप बताइए। तो आपको क्या समझना है इसमें, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड सप्लाई। तो पहले टाइम पीरियड को समझ लेते हैं, फिर उसके साथ सप्लाई का रिलेशन देख लेंगे और उसके कर्व्स भी बनाएंगे। टाइम पीरियड जो हैं हमारे इकोनॉमिक्स में 3 तरह के होते हैं, वो डिफाइन किए गए हैं। पहला टाइम पीरियड होता है मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड इज़ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम, इतना शॉर्ट टाइम है कि जहाँ पे सप्लाई को एकदम से बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। तो मार्केट पीरियड में हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि सप्लाई ऑलमोस्ट फिक्स्ड ही रहेगी। मार्केट पीरियड में नॉर्मली हम लोग पेरिशेबल कमोडिटीज़ को कवर करते हैं, या फिर आप एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को भी कवर कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए एक कोई ज़मीन है, यहाँ पे किसान ने एग्रीकल्चर किया, उसने टमाटर उगाए, टोमेटो की खेती करी वहाँ पे। ओके, तो अब आप ये बताइए कि टोमेटो की अब वो फसल जब कैसे स्टार्ट करेगा, वो एग्रीकल्चर प्रोसेस कैसे होगा। पहले वो यहाँ पे सीड्स डालेगा, फिर पानी देगा, फिर धीरे धीरे इसके पौधे आएंगे, फिर उसके बाद फसल बननी स्टार्ट होगी। फिर जब इसमें टमाटर उग जाएंगे फिर वो उनकी हार्वेस्टिंग करेगा, फिर उनको गोदाम में स्टोर करेगा और उसके बाद वो उसे मार्केट में जाके सप्लाई कर देगा। ठीक है, अब मैं पहुंच गया उस किसान के पास और मैंने उसे बोला कि भैया तुम एक काम करो, मुझे कल कल में 10,000 kg टमाटर दे दो। अब 10,000 kg टोमेटो एक दिन में वो कैसे बोल देगा, उसका जवाब क्या होगा, वो मुझे ये नहीं बोलेगा कि सर अब तो आपको जो है 6 मंथ्स के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो मैं दोबारा से जब फसल के लिए बीज डालूंगा, पौधे उगेंगे, टमाटर आएंगे, वो लाल होंगे, तो इस प्रोसेस में तो पूरे 6 महीने लग जाएंगे। तो क्या हम एक दिन में इस तरह की कमोडिटीज़ की, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ या पेरिशेबल कमोडिटीज़ की सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ नो। तो ये होता है मार्केट पीरियड, विच इज़ वेरी शॉर्ट पीरियड जहाँ पे आप सप्लाई को चेंज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट जो टाइम पीरियड इकोनॉमिक्स में आता है वो होता है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन वो टाइम होता है जहाँ पे आप सप्लाई को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो बाय पुटिंग सम एक्स्ट्रा लेबर या रनिंग द मशीन्स फॉर एक्स्ट्रा टाइम। तो लेबर आपके पास है, लेबर को आपने थोड़े दिन के लिए बोला यार ओवर टाइम कर लो, या थोड़ी सी लेबर की क्वांटिटी बढ़ा दी। आपकी जो मशीन्स फॉर एग्जांपल 6 आवर शिफ्ट में काम करती थी, तो 6 घंटे की बजाय आपने उनको 8 घंटे चलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, आप अपनी सप्लाई यानी कि प्रोडक्शन को थोड़े समय के लिए इंक्रीज कर सकते हो। सो इन शॉर्ट रन, यस, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई, वी कैन चेंज द सप्लाई, या हम बोलें वी कैन एडजस्ट द सप्लाई, बट ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बहुत ज़्यादा नहीं। यानी कि आपकी फैक्ट्री में लेट सपोज 1000 शर्ट्स बनती हैं। ओके, तो 1000 के आप 1200 1300 इतने तो बना सकते हो, लेकिन अब मैं इनको शर्ट्स वालों को ऑर्डर देता हूँ कि कल कल में मुझे 10,000 शर्ट्स बना के दे दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आइटम, ये काम शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, शॉर्ट रन इज़ द टाइम इन विच सप्लाई कैन बी एडजस्टेड ओनली अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट बाय पुटिंग सम एक्स्ट्रा लेबर और रनिंग द मशीन्स फॉर एक्स्ट्रा टाइम। ओके, थर्ड जो टाइम पीरियड आता है वो होता है आपका लॉन्ग रन। लॉन्ग रन मतलब इतना ज़्यादा समय है हमारे पास कि जिसमें पूरी की पूरी फैक्ट्री लगाई जा सकती है, नए प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, ज़मीन खरीद के उस पर पूरी बिल्डिंग बनाई जा सकती है। तो बहुत ज़्यादा समय है हमारे पास। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, आप अपनी सप्लाई को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हो क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। ओके, तो मार्केट पीरियड में बिल्कुल भी नहीं कर सकते, शॉर्ट रन में थोड़ी सी अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट कर सकते हैं सप्लाई को चेंज, लॉन्ग रन में तो कम्प्लीटली इलास्टिक है, यहाँ पर हम सप्लाई को आराम से चेंज कर सकते हैं।
तो तीनों टाइम पीरियड जब हमें समझ में आ गए हैं, अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं और ये देखते हैं कि ग्राफ का सप्लाई का कर्व कैसे बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट पीरियड। मार्केट पीरियड में सप्लाई जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक हो जाती है। ये परफेक्टली इनइलास्टिक का कर्व है, तो ये हमारी क्वांटिटी है। ये वाला जो डायग्राम मैंने बनाया ये हो गया मार्केट पीरियड का। आई कैन नॉट चेंज द सप्लाई, इट इज़ फिक्स्ड। ओके, अब शॉर्ट रन में क्या होगा, सप्लाई को थोड़ा सा हम इलास्टिक बना सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर मैं इसको टिल्ट कर देता हूँ तो ये कहलाएगा शॉर्ट रन। और लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में तो इतना ज़्यादा टाइम है कि सप्लाई को और ज़्यादा इलास्टिक किया जा सकता है। इलास्टिसिटी के केसेस अभी हम और डिटेल में इलास्टिसिटी की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल के लिए टाइम पीरियड और सप्लाई में जो रिलेशनशिप है वो ये है आपका, मार्केट पीरियड में फिक्स, शॉर्ट रन में थोड़ा सा इलास्टिक, लॉन्ग रन में और थोड़ा सा इलास्टिक। ओके, सो दिस इज हाउ वी कवर द रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड डिफरेंट टाइम पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हम कवर करते हैं, व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू सप्लाई कर्व। what are the exceptions to the supply curve, या फिर what are the exceptions to लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो ना करें ऐसा कर्व बना के दिखाओ, और वो कौन से केसेस में एप्लीकेबल होगा ये भी आपको थ्योरी में बताना पड़ेगा। सी, लॉ ऑफ सप्लाई आपने पढ़ लिया, जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, जब प्राइस फॉल होता है तो सप्लाई भी फॉल होती है। तो हमें क्या पढ़ना है अब, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जो इस रूल को फॉलो ना करें, यानी कि इसके अगेंस्ट चले जाएं, तो वो कहलाएंगी हमारी एक्सेप्शंस टू द सप्लाई कर्व। आइए देखते हैं, इसमें दो मेन एक्सेप्शंस होती हैं हमारी सप्लाई कर्व में। सबसे पहला जो होता है वो होता है वर्टिकल सप्लाई कर्व। वर्टिकल सप्लाई का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो ऐसे बनेगा, यानी कि क्वांटिटी देखिए फिक्स है, प्राइस चेंज हो सकता है। तो अब आप एक चीज़ बताइए, क्या प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज हो पा रही है? नहीं। इसका मतलब ये एक्सेप्शन बन गया वर्टिकल सप्लाई कर्व। ये वर्टिकल सप्लाई कर्व के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती हैं जहाँ पे प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन उनकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो पा रही है, जितनी है उतनी ही रह रही है। तो ऐसे केस में आप क्या कवर कर सकते हो, वही, एक तो पेरिशेबल कमोडिटीज़, ये हमने अभी लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था, पेरिशेबल कमोडिटीज़ को जल्दी से चेंज नहीं किया जा सकता। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, उनकी सप्लाई भी लगभग वर्टिकल जैसी ही रहेगी। और एक चीज़ आती है इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, ऐसी चीज़ें जो दुनिया में जितनी हैं उतनी ही रहेंगी, उन्हें जल्दी से इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी मशहूर पेंटर के द्वारा बनाई गई पेंटिंग, पेंटिंग, ओके, या कोई रेयर पोस्टेज स्टैम्प्स। आपको कहीं से स्टैम्प मिल गई, लेट सपोज 1837 की, ईयर ईयर 1837 में मान लीजिए ब्रिटिशर्स ने कोई पोस्टेज स्टैम्प लॉन्च किया था, वो मिल गया आपको। अब वो जितने हैं वो उतने ही तो रहेंगे। क्या हम ये बोल सकते हैं इनको रात को फोटोकॉपी करा दो और खूब सारे बना बना के इनको हाई प्राइसेस पे सेल कर दो? क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जो ओरिजिनल पोस्टेज स्टैम्प है वो वही रहेगी। तो एंटीक पेंटिंग्स, रेयर पोस्टेज स्टैम्प, पुराने सिक्के, ओल्ड कॉइन्स, वो जितने हैं उतने ही रहेंगे। तो क्या उनकी सप्लाई को चेंज किया जा सकता है? नो। तो इट रिमेन्स फिक्स्ड, भले ही उनका प्राइस चेंज क्यों ना हो जाए। ओके, तो पहला एक्सेप्शन कौन सा हुआ हमारा, वर्टिकल सप्लाई का। दूसरा एक्सेप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है इसमें, वो आता है बैकवर्ड बेंडिंग या बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। देखिए नॉर्मली सप्लाई कर्व क्या होता है, वो हमने पढ़ा था कि लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जाता है, इस तरह से जाता है। लेकिन इस तरह से जाते जाते अगर वो यूं घूम जाए, बैकवर्ड चलने लग जाए, तो वो कहलाएगा एक्सेप्शन। तो हमें इसमें ऊपर वाले पार्ट को हाईलाइट करके बताना है कि ये एक्सेप्शन कैसे है। पहले तो इसका एक्सेप्शन वाला पार्ट समझ लेते हैं, थ्योरी समझते हैं। देखिए पहले प्राइस ये था, क्वांटिटी ये थी। अभी हमने लॉ ऑफ सप्लाई में क्या पढ़ा था कि जब प्राइस फॉल होता है तो क्वांटिटी कम हो जाती है। लेकिन यहाँ देखिए क्या हुआ, प्राइस P1 से P0 पे आया और क्वांटिटी Q0 से Q1 पे चली गई, यानी कि उल्टा नहीं चला गया। ये देखिए, ये तो सप्लाई तो यूँ जानी चाहिए, वो रिवर्स हो गई, बैकवर्ड चली गई। यानी कि प्राइस के कम होने पे क्वांटिटी को कम होना चाहिए, बट यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है। उल्टा सोचें अगर हम, प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी को बढ़ना चाहिए, बट क्वांटिटी यहाँ से यहाँ आ रही है। तो जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो क्वांटिटी यहाँ से यहाँ आ रही है।
एक तरह से कहने का मतलब ये है कि ये लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं कर रहा, और ये चीज़ आपको किस चीज़ में देखने को मिलेगी? इन द केस ऑफ लेबर। लेबर एक ऐसी यूनिक चीज़ है इसमें जिसमें हमें बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई का देखने को मिलता है, यानी कि वो प्राइस के बढ़ने पे उनकी सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस के कम होने पे उनकी सप्लाई बढ़ जाती है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये है मिस्टर एक्स, ये एक लेबर का काम करता है, लेबरर है ये, ठीक है। ये है उसकी वाइफ और ये है उसका बच्चा। ये दोनों घर बैठते हैं अपना, तो इसकी सैलरी है, लेट सपोज वेजेस इसको मिलती हैं पर डे की 300 रुपीज़ पर डे। तो क्या हम एक नॉमिनल सा एग्जांपल एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, लेबर के क्लास में क्या होता है कि अगर इनका गुजारा आराम से चल रहा है तो ये फिर मेहनत नहीं करेंगे, वो बोलेगा ठीक है यार हमारा काम तो चल ही रहा है। तो 300 रुपीज़ इसको सैलरी मिल जाती है। तो ये अपनी वाइफ और बच्चों को क्या बोलता है कि देखो 300 में हमारा गुजारा आराम से चल रहा है, तुम लोग अपना घर बैठो एंजॉय करो, काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अचानक से इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास काम कम हो जाता है, जिसके अंडर में ये काम करता था बिल्डर के अंडर में, तो उसके यहाँ काम कम हो जाता है। अब वो इसको बोलता है कि भाई देख मैं जो है अब तुम्हें 200 रुपीज़ पर डे ही दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता, अभी मेरे पास काम की कमी है। अब क्या होगा सोचिए, प्राइस कम हो गए लेबर के, तो ये अपनी वाइफ और बच्चे को बोलेगा कि भाई अब देखो, अब पहले तो हमारा 300 में आराम से गुजारा चल रहा था, अब मेरे को केवल 200 सैलरी मिल रही है, तो यू शुड ऑल्सो कम आउट एंड वर्क नाउ। आप मेरा हाथ बटाओ और साथ में काम करो। कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ? देखिए, जब लेबर के प्राइस 300 से 200 है, ज़्यादा लोग काम करने के लिए नहीं आ गए मार्केट में, तो इसका मतलब जब इनके प्राइस कम होते हैं तो लेबर की सप्लाई कम नहीं हो जाती, ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, फिर से पोजीशन चेंज करते हैं। अब इसके ठेकेदार के पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास और बढ़िया काम आ गया, इसने बोला ठीक है यार तू बड़ा लॉयल है, बहुत टाइम से मेरे पास टिका हुआ है, अब तेरी सैलरी मैं वापस 300 कर देता हूँ थोड़े टाइम बाद 350 भी कर दूंगा। अब आप बताइए ये अपनी वाइफ और बच्चे को क्या बोलेगा? अब उन्हें बोलेगा कि ठीक है यार अब तो फिर से हमारी सैलरी ठीक हो गई है, तो यू गाइस डोंट नीड टू वर्क नाउ, सिट एंड रिलैक्स। आपने देखा, जब प्राइस 200 से 300 आया यानी कि प्राइसेस बढ़े, तो लेबर की सप्लाई कम हो गई, उसने इनको मना कर दिया कि तुम दोनों को काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही सफिशेंटली अर्न कर लूँगा। तो इससे हमें क्या समझ में आती है बात? इससे ये समझ में आती है कि लेबर के केस में जब आप इनके वेज रेट्स बढ़ा देते हो तो दे प्रेफर लेजर, वो आराम पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ वर्क, तो उनकी सप्लाई कम हो जाती है। लेकिन जब इनके वेज रेट्स कम हो जाते हैं, 300 से 200 जब हुए थे, दे विल वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स टू अर्न अ लिविंग, उनको अपना पैसा कमाना भी तो है ना, लिविंग तो अर्न करनी है। सो दे विल प्रेफर वर्क इंस्टेड ऑफ रेस्ट। ओके, तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ओके गाइज, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे वाले पार्ट में हम लोग सप्लाई को फिनिश करेंगे, जिसमें हमें अभी मूवमेंट, शिफ्ट और उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के केसेस को कवर करना है। तो यहाँ तक हम अभी इसको फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।